हेलो फ्रेंड्स। ब्राइटकॉम ग्रुप को सेबी की तरफ से जो लेटर आया है उसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, काफ़ी डिबेट चल रहा है सब जगह पे कि ये लेटर आया है और उसके ऊपर जवाब दिया ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने। हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे और कुछ गलती की है क्या मैनेजमेंट ने, उसके बारे में भी बात करेंगे और आगे क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि इसमें मैं सब पॉइंट कवर करने वाला हूँ, माइनस पॉइंट्स एंड प्लस पॉइंट्स जो कि ये रिपोर्ट के कारण आया है, लेटर के कारण आया है। दोनों बातों पे हम लोग बात करेंगे। बिकॉज देखिए, सिर्फ पॉजिटिव बोल के फ़ायदा नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव बातें भी है, कुछ नेगेटिव बातें भी है। तो नेगेटिव बात भी है तो वो भी आप ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है। हमारे ऐसा नहीं है कि वही कंपनी को हमें कोई फेवर करना है, जो गलत है उसको गलत कहना है, जो सही है उसको सही कहना है। तो हम सब बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सॉरी मैं लेट डाल रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि कल वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम था। मैंने कल 2-3 वीडियो बनाए थे और बाद में मैं उसको अपलोड करने को लगाकर बाहर निकल गया था मैं, और वो मोबाइल डेटा से अपलोड होने को एक एक वीडियो को आधा आधा पौन घंटा लग रहा था, इसीलिए बाद में डेटा भी ख़त्म हो गया और अभी वाईफाई अभी ऑन हुआ है तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो सॉरी फॉर द डिले। आप ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना फ्रेंड्स, आपको सब पॉइंट्स पे पता चलेगा कि क्या डाउटफुल लग रहा है या क्या पॉजिटिव लग रहा है। ये सब बारे में बात करेंगे हम लोग। और आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा है क्या जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस जो सेबी के लेटर के हिसाब से। और ब्राइटकॉम ग्रुप का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और इन्वेस्टर्स इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, इस सब बारे में आपको कमेंट करके भी बताना है। कल फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से सेबी का एक लेटर अपलोड किया गया है, इंटीमेशन दिया गया है। उस सेबी के लेटर में सेबी ने कहा है कि वी हैव रिजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, मतलब हमारे पास एक काफ़ी हमें लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये बराबर नहीं हुई है कंपनी में, और उसके लिए सेबी ने सितंबर में लेटर दिया था ब्राइटकॉम ग्रुप को, सितंबर में, कि उसमें जो पॉइंट्स लिखे उन्होंने, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड इट्स सब्सिडरीज, मतलब उनको सेबी को डाउट है कि कंपनी ने मैनिपुलेशन किया है, कुछ फेरफार किया है, कुछ झोल किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी है उनका जो मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स होता है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें और उनके सब्सिडरी कंपनीज़ में सेबी को डाउट है कि कुछ तो भी उन्होंने उसमें कन्फ्यूजन किया है। नंबर 2 पॉइंट है मिस प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब क्या है कि देखिए, सब्सिडीज कंपनीज होती है वो सबका मिला के ब्राइटकॉम ग्रुप अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है हर बार। तो जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है कंपनी का, उसमें भी सेबी को डाउटफुल लग रहा है कि जो बिजनेस ऑपरेशंस है और फाइनेंसेस है वो सब कंपनियों के बराबर कंपनी ने प्रेजेंट नहीं किए हैं इन फ्रंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बोलो या इन्वेस्टर्स के हिसाब से बोलो। अगला आरोप इसमें ये लगाया हुआ है सेबी ने कि रॉन्गफुल डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ द फंड्स बाय प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड की पर्सनल्स। मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो पैसा कंपनी में है उसका उपयोग उन्होंने कंपनी में नहीं किया है, तो उन्होंने उसमें से पैसा निकाल कर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने डाइवर्जन किया है फंड्स का। आपने अभी एबीजी शिपयार्ड का जो केस सुना है, उसमें भी मेन प्रॉब्लम क्या है कि एबीजी शिपयार्ड ने भी जो पैसा उठाया था बैंकों से, उन्होंने इधर उधर डाइवर्ट कर दिया। मे भी पर्सनल कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोलो या कोई और कंपनी में लगाने को बोलो, या उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप ने वैसा ही किया होगा। आरोप क्या लगाया वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो सेबी को लग रहा है कि जो फंड्स है कंपनी के, तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने और बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने कंपनी के में यूज़ नहीं किया है, तो उसको कंपनी में से निकाल कर दूसरे कामों में यूज़ किया है या पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया है, ऐसा उन्होंने उसमें उनको डाउट लग रहा है, वैसा उन्होंने एक प्रकार से आरोप लगाया है कंपनी के ऊपर। अच्छा फ्रेंड्स, सेबी ने ये 1 साल के लिए नहीं तो 5 साल के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 14-15 से लेके तो 19-20 तक के सभी जो कंपनी के रिजल्ट्स है उसके बारे में कंपनी ने कहा है कि उनको ऑडिट करना ज़रूरी है, फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा है सेबी ने। उसके लिए सेबी ने ही अपॉइंट किया ऑडिटर, डेलॉयट कंपनी है मुंबई की, उसको अपॉइंट किया है कंपनी ने इसके बारे में छानबीन करने के लिए। और ये 5 साल का इन्होंने ऑडिट करने को बोला हुआ है सितंबर में। अब सितंबर 21 में दिया है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये साल का तो मतलब क्लीन चिट है क्या
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लेटर दिया गया था सितंबर 21 में, तो उन्होंने मार्च 20 तक बताया हुआ है, तो मतलब हो सकता है कि उनको उसी टाइम पे लगा होगा, और उन्होंने उस टाइम पे इसके बारे में इंटीमेशन दिया था कंपनी को, सितंबर में दिया था। और अभी पर उसके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं इस लेटर के कारण, मैं बाद में उसको कवर करूँगा। उसके ऊपर जो कंपनी ने जवाब दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इसमें से निकल कर आ रहा है। कंपनी ने एक्सप्लेनेशन में दिया है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और हमने जो भी रिपोर्ट्स दिए हैं वो जीडीपीआर के हिसाब से दिया है। जीडीपीआर मतलब ग्लोबल डेटा प्रैक्टिशनर और रेगुलेशन, मतलब जो भी जीडीपीआर एक यूरोप का एक रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमने ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और हमने सेबी को बताया था जब भी कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जीडीपीआर नॉर्म्स के हिसाब से ही हमारा पूरा जो डेटा और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो सबमिट किया है। और जो इंटरनेट कंपनीज होती है उनका रिकॉर्ड ऐसे ही बनता है एज़ पर जीडीपीआर लॉ, और ये यूरोप में वैसे ही लागू है, वो इसको हमने फॉलो करके बनाया है, ऐसा कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। और बीसीजी ने ये भी कहा है कि कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, उनके 25 ऑफिसेस है, तो ब्राइटकॉम ग्रुप जो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ऑडिट नॉर्म्स को एज़ पर द लॉ एंड जुरिडिक्शन ऑफ दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। मतलब जुरिडिक्शन को मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जुरिडिक्शन मतलब एक एरिया होता है जिसके अंदर वो लॉ चलता है उस कंट्री का। तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने यही कहा है कि हमने फॉलो किया है ऑडिट रूल्स एज़ पर लॉ ऑफ द जुरिडिक्शन, मतलब जो जो जगह पे जो भी लॉज है ऑडिट के, उनको हमने फॉलो किया है, ये भी कंपनी ने बताया है। कंपनी ने आगे ये भी कहा है कि हमारे कंपनी का जो मेजर जो रेवेन्यू आता है वो इज़राइल से आता है, और वो उसका हम लोग ऑडिट कराते हैं ईवाई से, मतलब अर्नेस्ट एंड यंग। अर्नेस्ट एंड यंग जैसे ये डेट्रॉइट का कंपनी है, डिलॉयट कंपनी, वैसे ही अर्नेस्ट एंड यंग पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 ऑडिटर्स में आती है, उनसे हम लोग हमारा ऑडिट कराते हैं, जिसका इज़राइल का 40% रेवेन्यू आता है वो कंपनी का। और उसके अलावा पूरे कंपनी का टोटल रेवेन्यू 70% उसमें से आता है इज़राइल से और यूएसए से। और कंपनी ने ये भी कहा है कि यूएसए एंड इज़राइल ये बहुत ही ज़्यादा टॉप कंट्रीज़ है जहाँ पे स्ट्रिक्टली सब रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो होते हैं, तो वहाँ से हम लोग हमारा रेवेन्यू आता है, तो हमने कुछ भी गलत इसमें किया नहीं है। और हम लोग इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो वी विल कोऑपरेट टू द ऑडिटर्स एंड सेबी एंड विल अपडेट डेवलपमेंट इन दैट मैटर, मतलब हम लोग इसके बारे में पूरा कोऑपरेशन देंगे सेबी को और ऑडिटर्स को, और इसके बारे में बार बार अपडेट करते रहेंगे, हमारे मन में कोई चोर नहीं है। इन शॉर्ट ऐसा ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा है। कंपनी ने ये भी कहा है कि हमने जब भी जो भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट, लेजर्स, ट्रांजैक्शंस के जो भी थे हमने दिए हैं बार बार इसके पहले, और हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे, ऐसा कंपनी ने कहा है। अब इसमें काफ़ी कुछ सवाल निकल कर आते हैं फ्रेंड्स, मैं एक एक सवाल के ऊपर आपसे बात करूंगा। जो मुझे एक तो इसमें से जो लग रहा है चीज़ें जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कंपनी के लिए और डाउटफुल हो जाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सिर्फ पॉजिटिव बात बोल के मतलब नहीं होता है, फैक्ट इज़ फैक्ट। हमें कोई कंपनी से प्यार नहीं करना है, हमारा पैसा लगा हुआ है, और पैसा लगा हुआ है तो हमने अनबायस्ड मतलब किसी के भी फेवर में ना सोचते हुए एक न्यूट्रल भूमिका लेते हुए, स्टैंड लेते हुए हमें इसका एनालिसिस करना है कि ये क्यों हुआ और क्या क्या हुआ होगा और अभी आगे क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी को ये लेटर मिला था सितंबर में, तो कंपनी ने जब इंटीमेट क्यों नहीं किया, ना इन्वेस्टर्स को, ना स्टॉक एक्सचेंज, ना बीएससी पे, ना एनएससी पे, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। कंपनी ये कह रही है कि हमने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था सेबी को कि भाई कुछ ज़रूरत नहीं है जीडीपीआर के हिसाब से वगैरह वगैरह, मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल के कंपनी ने वहाँ से झटक दिया था प्रैक्टिकली, अगर मैं एक रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि वो उन्होंने उसको टालने की कोशिश की। बट आपने एक बात नोट नहीं की फ्रेंड्स, उसमें मेंशन किया हुआ है जवाब में कि 25 फरवरी को सेबी ने फिर से लेटर दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप को कि ये ऑडिट करना ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि 25 का ये लेटर ब्राइटकॉम ग्रुप ने पब्लिश क्यों नहीं किया पब्लिक के सामने।
इसका मतलब यह है कि सेबी ने डेफिनेटली उस लेटर में बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ की होगी कंपनी के लिए, उनको फटकारा होगा, उनको बोला होगा कि भाई अभी तक तुमने ऑडिट क्यों नहीं कराया। अब आप सोचेंगे कि सेबी इतने महीने क्या कर रही थी। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत डिले होता है। उन्होंने लेटर दिया होगा उनको सितंबर में कि ऑडिट कराओ भाई, और ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट हो सकता है कि उनको देखिए मन में चोर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप का फ्रॉड है और कुछ फ्रॉड निकल के आने वाला है। बट क्या होता है, उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमने जीडीपीआर के हिसाब से दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं बोल के वो शायद उन्होंने टाला होगा। और और इसीलिए नहीं तो देखिए, अगर उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट दिया होता, कोऑपरेट किया होता, आप एक प्रैक्टिकल बात सोचिए कि अगर अभी तक ऑडिट होके ख़त्म हो जाता था। सितंबर में लेटर सेबी ने उनको दिया तो उनको कंपनी का नाम भी बता दिया था, डेलॉयट कंपनी का। डेलॉयट कंपनी के लोग शायद उनके पास आए हुए होंगे। कंपनी ने कहा है कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए, कोऑपरेट किया। अगर ऐसा होता था तो 25 फरवरी को, मतलब 3-4 दिन पहले जाती सेबी फिर से लेटर क्यों देती थी। और शायद इस लेटर में सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप को डांट भी लगाई होगी, वार्न किया होगा कि आपने इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को क्यों नहीं इंटीमेट किया। इसीलिए ब्राइटकॉम ग्रुप को मजबूरी में अभी ये लेटर पब्लिश करना पड़ा है। तो ये मजबूरी में करना पड़ा है, ये दुख की बात है कि उन्होंने सितंबर में नहीं किया। सेबी ने 25 फरवरी को उस लेटर में हो सकता है ये मेंशन किया होगा ब्राइटकॉम ग्रुप को 2-3 गलतियाँ कि भाई अभी तक आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया। हमने आपको सितंबर में बोला था, आपने क्यों नहीं ऑडिट कराया, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये लेटर पब्लिश क्यों नहीं किया। हमने जो आप पे इंक्वायरी निकाली थी वो आपने एनएससी और बीएससी पे क्यों नहीं इंटीमेट किया। इन्वेस्टर्स लोगों को पता चाहिए कि हमने आपके ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसीलिए बैकडेटेड लेटर आज इनको जो देना पड़ा है वो मजबूरी में देना पड़ा है। अभी तक ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने समझाने बुझाने की कोशिश की होगी सेबी वालों को कि भाई कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर से जो लेटर दिया 25 फरवरी का, वो कंपनी ने पब्लिश नहीं किया है कहीं पे भी। इसे मेंशन किया है एक्सप्लेनेशन में कि सेबी ने हमको 25 फरवरी को फिर से लेटर दिया है कि ऑडिट करना ज़रूरी है, इसलिए हम ऑडिट करने को तैयार हैं। बट उसमें सेबी ने ज़रूर उनकी खामियां निकाली होगी कि आपको ऑडिट करने को बोला था 4-5 महीने पहले, अभी तक क्यों नहीं किया, तुरंत ऑडिट कराइए, और आपने इसके बारे में इंटीमेशन क्यों नहीं दिया। मतलब ये भी दोनों गलतियाँ हैं जो ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने की है। भाई सवाल ये आता है कि जीडीपीआर के हिसाब से हमने फॉलो किया है, ऐसा अरेंजमेंट ने कहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, केपीआईटी हो, टीसीएस हो, जितनी भी कंपनी आईटी कंपनियाँ, उनका 70 से 80% रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड से आता है। तो वो लोग भी तो फॉलो करते होंगे जीडीपीआर का। ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेस के बारे में जीडीपीआर लागू होता है, ऐसा ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा है। बट फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे हमारा फाइनल रिटर्न हम फाइल जो करते हैं, मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप का टोटल जो रेवेन्यू है, कंपनी लिस्टेड यहाँ पे भारत में है, तो सब कंपनियों का जो ऑडिट होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। पर अल्टीमेटली फाइनल सबमिशन जो होता है वो भारत में, भारत के कायदे कानून के हिसाब से या लीगल लॉज के हिसाब से होना चाहिए। तो अब डर यही है कि उस हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपना ऑडिट कराया है कि नहीं कराया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। भारत के जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग अमेरिका में वैलिड नहीं है, वो इंग्लैंड में वैलिड नहीं है, यूरोप में वैलिड नहीं है, उनका वहाँ पे सिग्नेचर चलता नहीं ऑडिट रिपोर्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ के लॉ अलग है, वहाँ के सिस्टम्स अलग है, वहाँ के कंपनी के या बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग है, भारत के अलग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई उस कंट्री में फॉर एग्जांपल कोई चीज़ करना अलाउड होगा, बट हो सकता है भारत में अलाउड नहीं हो। तो आपको ऑडिट और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देना है वो भारत के नियम के हिसाब से देना है, ऑडिट के कायदे के हिसाब से देना है। तो वो हिसाब से शायद सेबी को लगा होगा कि इन्होंने भाई यूरोप के जो जीडीपीआर के रूल है उनके हिसाब से यूरोप के कंपनियों का रिपोर्ट दे दिया, यूएसए के कंपनियों का यूएसए के हिसाब से दे दिया, ऐसा करके उन्होंने दिया है। बट भारत में हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ अलाउड नहीं हो, कुछ चीज़ अलाउड हो, वो हिसाब से सेबी ने डाउट क्रिएट किया होगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम निकल के आता है कि सेबी ने सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप को ही क्यों बोला है, बाकी भी इतनी आईटी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड से रेवेन्यू जनरेट करके भारत में रिटर्न फाइल करती है, रिटर्न देती है, उनमें सेबी को डाउटफुल नहीं लगा, सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप में ही लगा। तो ये थोड़ा एक चिंता की बात हो जाती है। तो बाकी कंपनियां भी तो करती होंगी वो हिसाब से, पर हो सकता है वो कॉन्सुलेट करके
वो पूरा इंडिया के रूल्स के हिसाब से सबमिट करती होगी, और ब्रैडकॉम ग्रुप की शायद एक गलती होगी, हो सकती है, निकल के आ सकता है कि उन्होंने जो पूरा कंसोलिडेट जो डेटा किया है वो अलग अलग कंट्री के लॉ के हिसाब से किया है, ना कि भारत के लॉ के हिसाब से। तो ऑडिट में अगर ये निकल कर आया तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आप लोगों ने और एक बात नोट नहीं की होगी फ्रेंड्स, कि जो सितंबर का लेटर जो सेबी ने दिया है उसमें कंपनी सेक्रेटरी का नाम है मिस्टर मनोहर, और अभी जो बोनस का जो कल नोटिफिकेशन कंपनी ने जारी किया है, जो कि बोनस बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी का नाम अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, सेबी का जब लेटर मिस्टर मनोहर के नाम से गया तो मिस्टर मनोहर डर गए क्या, और डर के मारे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने अक्टूबर में कंपनी में से रिज़ाइन कर दिया। सितंबर में सेबी का लेटर कंपनी को आया और मिस्टर मनोहर के नाम से आया, जो कि कंपनी सेक्रेटरी थे सितंबर में ब्रैडकॉम ग्रुप के। उन्होंने तुरंत रिज़ाइन क्यों कर दिया, जब कंपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए था। इसका मतलब हम ये निकाले क्या कि उनको डर लगा कि भाई मेरे ऊपर सब आ जाएगा और इसका जवाब देना मतलब रिस्की है। तो इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर मनोहर ने रिज़ाइन कर दिया अक्टूबर में, और बाद में नई कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया। और ये भी हो सकता है कि नई कंपनी सेक्रेटरी को सेबी का जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में जानकारी ना हो। तो ये भी एक बात निकल कर आती है कि पुराने कंपनी सेक्रेटरी ने तुरंत रिज़ाइन क्यों कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिए, सेबी का जो लेटर है उसके ऊपर साइन किसका है, मैं डालूंगा इसके ऊपर कम्युनिटी में वो लेटर डालूंगा, दोनों लेटर डालूंगा, तो आप उसमें नोट कर सकते हैं कि सेबी ने जो लेटर भेजा है उसके ऊपर नाम मिस्टर मनोहर का है, और अभी जो बोनस का जो रिजोल्यूशन को पास करने का जो कंपनी सेक्रेटरी है उनका नाम अलग है। सितंबर के लेटर में नाम है मिस्टर मनोहर का, और बोनस का जो पास हुआ रेजोल्यूशन उसका नाम है मिस्टर श्रवण कोरुकोंडा। मतलब अभी कंपनी सेक्रेटरी बदल गया है, तो इसका मतलब सेबी का लेटर मिलने के बाद मिस्टर मनोहर डर के मारे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्या, उनको लगा क्या इसका एक्सप्रेशन देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्या, वो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है। अब सवाल ये आता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने ऐसा क्यों किया, इंटीमेट क्यों नहीं किया सितंबर में सेबी एनएससी बीएससी को अबाउट दिस लेटर ऑफ सेबी। उसका कारण बताता हूँ आपको मैं, ये उनकी गलती है एक्चुअली। देखिए सितंबर में ही मिस्टर शंकर जी शर्मा और बाकी जो एफआईआई ने इसमें प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉटमेंट लिया था। ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को डर लगा होगा कि अगर ये पब्लिश कर देंगे अभी ये लेटर, तो उसके कारण क्या होगा, इन्वेस्टर्स कंपनी में आएंगे नहीं, डर के मारे वो लोग विड्रॉ पैसे लगाएंगे नहीं और शेयर भी गिर जाएगा, ये भी उनके मन में डर होगा। दूसरी बात, उनका मीडिया मिंट का एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा था, उन्होंने डिक्लेयर किया था और वो उसका प्रोसेस चल रहा था। आपको याद होगा मीडिया मिंट का जो एक्विजिशन किया गया है फ्रेंड्स, उसमें पार्टली पैसा दिया गया है, कैश दिया गया है, और पार्टली उनको इक्विटी स्टेक दिया गया है मीडिया मिंट के मैनेजमेंट को। उसका रेट नक्की हुआ था, फाइनल हुआ था 120 रुपीज़, 120 रुपीज़ का रेट डिक्लेयर हुआ था। और ये कब डिक्लेयर हुआ, दिसंबर में हुआ, जबकि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर चल रहा था 190 200 का। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इसमें जब नेगोशिएशन होता है डील में, तो उसका एक रेट निकाला जाता है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने मीडिया मिंट के मैनेजमेंट को समझाया होगा कि देखो भाई, हमारा रेट तो अभी 180 200 चल रहा है, हम तो आपको सस्ते में दे रहे हैं, 120 में दे रहे हैं। अगर ये लेटर पब्लिश हो जाता सितंबर में या अक्टूबर में या दिसंबर में, तो इसका स्टॉक हो सकता था गिर जाता, और मीडिया मिंट वाले तैयार नहीं होते थे कि भाई हम 120 के हिसाब से आपका शेयर नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे भाई 50 रुपये में, 60 रुपये में, वॉटेवर में भी 90 रुपीज़ 80 रुपीज़। तो उससे क्या होता था कि इनको ज़्यादा शेयर्स देने पड़ते थे ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को, तो उनका प्रोमोटर होल्डिंग कम हो जाता था, मीडिया मिंट का बढ़ जाता था। मैं आपको इतना प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं भी कंपनी चलाता हूँ, मुझे पता है कि कैसे सोचते हैं मैनेजमेंट। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई अगर हम लोग 120 से कम में, जितना कम रेट होगा उतने नंबर ऑफ़ शेयर्स उनको ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो इसमें उनका स्टेक कंपनी में बढ़ता है। और इसके कारण ही उन्होंने हो सकता है ये बात को छुपाया, क्योंकि कंपनी का शेयर लगातार दौड़ रहा था, और वो जो दौड़ रहा था देखिए 35-40 रुपये से सीधा 200 पे जाके रुका शेयर। तो उस टाइम पे अगर कंपनी डिक्लेयर कर देती, ये सेबी का इंक्वायरी का लेटर आया है वगैरह, या इंक्वायरी चल रही है, तो हो सकता था जब भी स्टॉक गिर जाता था, और गिरने के कारण मीडिया मिंट का ये डील भी हो सकता था कैंसिल हो जाए। डर के मारे मीडिया मिंट वाले भी इसमें बैकआउट हो जाते थे, या वो शेयर का रेट काफ़ी कम मांगते थे, क्योंकि भले ही उसमें ऑडिट में कुछ निकल के नहीं आया, पर मार्केट में तो रिएक्शन आता ही है, शेयर गिर जाता तो कम रेट में मिलता था। इसीलिए भी मैनेजमेंट ने 120 का रेट मेंटेन करने के लिए, और शेयर जब भाग रहा था दिसंबर में बहुत ज़्यादा,
तो उसको डेंट नहीं जाना चाहिए, इसलिए भी कंपनी ने ये डेटा डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली बीसीजी के मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि हम निपट लेंगे, हम सेबी को समझा देंगे और जीडीपीआर के रूल के हिसाब से किया है वगैरह वगैरह, और सेबी मान जाएगी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने छुपाया। क्योंकि और एक बात आप याद रखिए, ऑडियो कंपनी को भी एक्विजिशन ने ब्राइटकॉम ग्रुप ने डिक्लेयर किया है, कंपनी भी फाइनल हो गई है, उससे नेगोशिएशन चल रहा है। और आपको याद होगा उस लेटर में भी कंपनी ने मेंशन किया है कि हम लोग कुछ पेमेंट कैश में देंगे और कुछ उनको स्टॉक्स देंगे, मतलब शेयर्स देंगे प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर अमेरिकन कंपनी को भी। तो कंपनी जो शेयर के रेट बढ़ाने की बार बार कोशिश क्यों कर रही है? अभी बोनस क्यों दिया? काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया कि इतना बोनस अभी क्यों देने की ज़रूरत थी। मैनेजमेंट का ये एंटिसिपेशन होगा कि बोनस डिक्लेयर होगा तो शेयर का रेट बहुत भागेगा, और जब शेयर का रेट 250-300 हो जाएगा तो हम लोग अमेरिकन कंपनी जो है जिसको हम लोग शेयर्स देने वाले हैं, जैसे मीडियामिंट का रेट नक्की किया गया है 120 का, वैसे ही अमेरिकन कंपनी के साथ हम लोग रेट नक्की करेंगे 200, 220, 250 में भी। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, मार्केट गिर गया तो ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर भी गिरने लग गया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया, उसके कारण इसका रेट आ गया सीधा 112 के ऊपर, 120 के आसपास अभी चल रहा है। तो मैनेजमेंट ने एक्चुअली बोनस जो डिक्लेयर किया है प्रैक्टिकली ये शेयर का रेट बढ़ाने के लिए किया होगा कि भाई जनरली देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप में कोई भी न्यूज़ आती है तो अपर सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऑडियो पहले मीडियामिंट का न्यूज़ आया उसके कारण शेयर बहुत भागा, उसके बाद में शंकर शर्मा जी का नाम आया तो शेयर भागा, बाद में ऑडियो कंपनी ऑडियो डिवीजन शुरू करने वाले ये बोला तो शेयर भागा, फिर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया तो शेयर भागा। तो कंपनी को लगा कि बोनस का हम डिक्लेयर करेंगे तो शेयर बहुत भागेगा और इसका फ़ायदा हमें होगा कि जो हम लोग एक्वायर करने वाले हैं ऑडियो कंपनी उनको हमको अच्छे रेट में मतलब कम शेयर्स देने पड़ेंगे। अगर 250-300 का रेट चल रहा होगा तो उनको 200 के रुपीज़ के हिसाब से हम लोग स्टॉक देंगे तो हमें पैसा कम देना पड़ेगा। ऐसा सोच के भी कंपनी ने इस रिपोर्ट को छुपाया होगा कि भाई मार्केट में अगर ये लेटर डिस्क्लोज हो गया तो शेयर गिर जाएगा, तो ऑडियो कंपनी वालों को हमको बहुत ज़्यादा कम रेट में शेयर्स देने पड़ेंगे, मतलब हमारा इक्विटी और डाइल्यूट होगा। क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट होना मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे ना। आपको 500 करोड़ के शेयर्स देना है फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अगर आपको डील में नक्की हुआ कि 500 करोड़ कैश देना है और 500 करोड़ के शेयर देना है, अब 500 करोड़ के शेयर का रेट नक्की कैसे होगा, फाइनल कैसे होगा कि भाई उस टाइम पे रेट जो चल रहा है उसे डिस्काउंट में देना पड़ेगा ऑफकोर्स उनको। जब 250 का रेट चल रहा होगा डील फाइनल होते वक्त, जब उनको 200 के हिसाब से वो बोलेंगे भाई चलो आपको डिस्काउंट में देते हैं, 200 रुपये में दे देते हैं। अब दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर ये शेयर गिरा तो इनको उससे वो डिस्काउंट में मांगेंगे वो, तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स उन कंपनी को ज़्यादा देने पड़ेंगे ऑडियो कंपनी को। ये एक ड्रॉबैक अभी बड़ा आने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप के सामने। अब और एक सवाल है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ब्राइटकॉम ग्रुप को पेमेंट मिला था जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ था सितंबर में, उसका पेमेंट कुछ लोगों ने कर दिया, बट शंकर जी शर्मा ने पार्ट पेमेंट किया है, फुल पेमेंट नहीं किया है। अब सवाल ये आता है कि ये निकल के आने के बाद शंकर जी शर्मा हो सकता है ऑब्जेक्शन ले कंपनी के ऊपर कि भाई आपने ही हमसे बात छुपाई, तो मैं बाकी का पैसा आपको क्यों दूँ, पहले मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो। ऐसा हो सकता है। अगर शंकर जी शर्मा ऐसा नहीं करते तो अच्छी बात है, पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा तो बहुत बड़ा पैनिक मार्केट में खड़ा हो सकता है। क्योंकि शंकर जी शर्मा से जो बैलेंस पेमेंट आएगा वो भी कंपनी यूज़ करने वाली है एक्विजिशन फॉर ऑडियो कंपनी, तो वो एक बैलेंस पेमेंट अगर शंकर जी शर्मा ऑब्जेक्शन नहीं लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा हो जाएगा कंपनी के लिए, जो कि पैसा बीच में अटक जाएगा और कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि ऑडियो कंपनी हम खरीदने वाले हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है कंपनी के लिए। अब सवाल ये आता है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो एफपीआईज ने जो इन्वेस्ट किया था कंपनी में, उनको ये बात पता थी क्या? अगर उनको नहीं पता थी तो हो सकता है वो भी मैनेजमेंट को लेटर लेके पूछे कि भाई आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई, आपने हमसे पैसा लगवा दिया कंपनी में प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो इसके बारे में एफआईआई अगर कंप्लेंट करती है सेबी के पास कि भाई हमारा पैसा हमको वापस दिला दो, हमको कंपनी में से एग्जिट करना है, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर्स में लॉक इन पीरियड होता है फ्रेंड्स। अगर कोई भी एफआईआई अगर लॉक इन पीरियड तोड़कर पैसा वापस मांगती है कंपनी से, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है कंपनी के लिए। ये बात आप लोगों ने नोट नहीं की होगी। अगर किसी एफआईआई ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया कि हमको ये सेबी का इंक्वायरी चल रहा था, पता नहीं था, तो हम पैसा नहीं लगाते थे, तो आपने हमसे पैसा लगवाया ये बात छुपा कर, तो आप वो पैसा हमको वापस दीजिए, हमें प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो शेयर्स का लॉक इन पीरियड है वो हमको लागू नहीं होगा, क्योंकि ये बात हमसे छुपाई गई है, तो हमको ये पैसा वापस देना चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो बहुत बड़ा ब्लंडर खड़ा हो जाएगा। अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि शंकर जी शर्मा या एफआईआई ने इतना चेक नहीं किया क्या?
देखिए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के अंदर घुसकर लोग नहीं हम लोग भी देखिए, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, काफ़ी लोग बोलेंगे कि अरे भाई हम तो मर गए, हमने तो इसमें लगा दिया, आपने बोला था। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो बाहर हमें दिखता है वही बता सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर क्या चल रहा है कोई भी कैसे बता सकता है। शंकर जी शर्मा और एफआईआई को भी हो सकता है कि उन्होंने बैलेंस शीट वगैरह ऑडिटेड है, सब देख के पैसा लगाया होगा, तो उनको भी इसके बारे में पता नहीं होगा शायद कि ऐसा कुछ इंक्वायरी सेबी का चल रहा है या दिया हुआ है। या हो सकता है कि मैनेजमेंट ने अगर उनको पहले क्लियर कर दिया होगा कि ऐसा इंक्वायरी चल रहा है, बट डोंट वरी, ऐसा हम लोग कुछ इसमें से गलत निकल के नहीं आएगा, आप पैसा बिंदास लगाइए। तो अगर बता कर लगाया होगा तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। बट अगर शंकर जी शर्मा या एफआईआई ने ऑब्जेक्शन लिया आने वाले दिनों में कि भाई हमको ये बात छुपा के हमसे पैसा लगवाया कंपनी ने, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा सब इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। अब सवाल ये भी आता है कि कितने दिन लगेंगे ऑडिट करने के लिए, बिकॉज इनके सब्सिडरीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। हो सकता है कि 2020 तक इनके 18 से 18 to 20 सब्सिडरीज हो गया, अभी 25 है, 25 कंट्रीज़ में काम करते हैं, पहले हो सकता है कम कंट्रीज़ में काम कर रहे होंगे मार्च 20 तक। तो उन कंपनियों का डेटा मंगाना, उनको ऑडिट करना, उनको इंडिया के रूल के लॉ के हिसाब से मैच करना, ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है कंपनी के लिए। तो मतलब डेलॉयट जो ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिटर है, उनके लिए बड़ा ये काम होने वाला है। तो अब ये ऑडिट कितने दिन में ख़त्म होता है, इस पर भी बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क है कि इसमें 15 डेज़ लगते हैं, 1 मंथ लगते हैं, 3 मंथ्स लगते हैं, 6 मंथ लगते हैं। तो जब तक क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगा, कस्टमर इन्वेस्टर्स के लोगों के मन में डाउट रहने वाला है, कन्फ्यूजन रहने वाला है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई गूगल इनका पार्टनर है, ये पार्टनर है, वो पार्टनर है, तो कंपनी ऐसा क्यों करेगी। फ्रेंड्स देखिए, ये पार्टनर मतलब कोई ये इन्वेस्टर्स नहीं है कंपनी में, ये लोग मार्केटिंग पार्टनर्स हैं। मतलब गूगल अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म देता है बैडकॉम ग्रुप को, तो वो उनके कस्टमर्स है, कस्टमर्स को कोई लेना देना नहीं होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो ये लोग जो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं गूगल के साथ पार्टनरशिप है, नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप है, ऐसे रहता तो पार्टनरशिप क्यों करते थे। अरे भाई, मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज तक पे एडवर्टाइजमेंट करना है मुझे मेरे कंपनी का, तो आज तक क्यों देखेगा कि आपके कंपनी में क्या चल रहा है। मुझे पैसा मिल रहा है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप किस लिए कर रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट्स आज तक के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए कर रहा हूँ। तो पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि गूगल ने इसमें पैसा लगा के कुछ तो भी किया है। वो पार्टनर मतलब ये एडवर्टाइजिंग के पार्टनर्स है, जो ब्रांड हम लोग बड़े बड़े सुनते हैं, ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के लिए पार्टनरशिप की है ब्रैडकॉम के साथ में। तो इससे कोई फाइनेंशियल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसा उनको लेना है, देना नहीं है कंपनी को पैसा। अब फ्रेंड्स देखिए, दिक्कत क्या क्या आ सकती है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनी फ्रॉड ही है, हो सकता है ऑडिट में क्लीन चिट मिल जाए कंपनी को और इसमें से कुछ निकले नहीं। लेट्स प्रे टू द गॉड कि ऐसा कुछ ना हो। मैंने आपको सब साइड्स बता दिया फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं चाहता हूँ। जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आया है, मेरे नज़र में आया है, मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप गलत मत समझना। लेट्स होप कि ऑडिट में कुछ निकल के गलत नहीं आए, क्लीन चिट मिल जाए कंपनी को। बट जब तक जो क्वेश्चन मार्क्स है वो बड़े रहने वाले हैं, उसके कारण हो सकता है शेयर में गिरावट देखने को मिले। आपको क्या लगता है, शेयर गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये आप ज़रूर बताना कमेंट करके। पर देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अब करीब मोर देन 2 लाख इन्वेस्टर्स है, मतलब शेयर होल्डर्स है कंपनी में। उसमें से 10% लोग, सिर्फ 10% लोगों ने भी अगर शेयर बेचना शुरू कर दिया, 10% मतलब 20,000 शेयर होल्डर्स इंटू 100 शेयर्स पकड़ते हैं हम लोग पर हेड, तो 20 लाख शेयर्स हो जाते हैं। 20 लाख शेयर्स अगर मार्केट में बेचने के लिए आ गए मंडे को और सामने बायर्स नहीं रही, तो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, लोअर सर्किट लगेगा। और अगर बायर्स कम रहे, सेलर्स बढ़ते गए तो इस पैनिक क्रिएट होके अगर डेली लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया, तो एक बहुत बड़ा गिरावट हम ब्रैडकॉम ग्रुप में देख सकते हैं। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि हम लोग क्या करें, इसको होल्ड करें या क्या करें। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी नया बाइंग बिल्कुल नहीं करना है जब तक इसका पूरा क्लैरिटी नहीं आता है, क्योंकि कितना गिरेगा भी कुछ भरोसा नहीं है, ऊपर से मार्केट भी वीक है, तो डबल पैनिक का इसमें एक कारण बन जाता है। तो बिल्कुल नई बाइंग नहीं करना, एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा मेरा रिकमेंड। बाकी आपको स्टडी करके डिसीजन लेना है फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ एक सजेशन है, मेरा कोई बोलना नहीं कि ऐसा ही करो आप। दूसरी बात, अभी इसको बेच देना है क्या, तो फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी आपके ऊपर है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है कि क्लीन चिट मिल जाए तो शेयर फिर से भागेगा, पर कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग बात है। आपको बेचना है तो आप एमओ ऑर्डर लगा कर बेच सकते हैं, फिर से लोअर रेट में पकड़ सकते हैं। लॉस कितना होता है और कितना नीचे जाता है मार्केट के ऊपर भी डिपेंड है। और आने वाले दिनों में एफआईआई, शंकर जी शर्मा वगैरह क्या एक्शन लेते हैं, काफ़ी बातें हैं जो कन्फ्यूजिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि 5 महीने बाद कंपनी को सेबी का जो लेटर इंटीमेट किया है कंपनी ने, तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न हो जाता है कि उसके कारण क्या क्या इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही देख के इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी। उसमें थोड़ी भी गलती मिली लोगों को तो लोग शेयर को गिरा डालते हैं, वो शेयर में पैनिक क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और बड़े बड़े इन्वेस्टर, किसी ने और कुछ स्टेटमेंट दे दिया, अगर बड़े इन्वेस्टर ने या ICICI प्रूडेंशियल ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया कुछ दिनों पहले, अगर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया या कुछ केस कर दिया कंपनी पे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। अब ज़्यादा शेयर्स रिटेलर्स के पास है, रिटेलर्स पैनिक होकर बेचेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऊपर से भी बोनस भी का रेजोल्यूशन भी पास कर दिया कंपनी ने, बड़ा बोनस के लिए लोग लेंगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा अभी डाउटफुल लग रहा है। और शेयर अभी हो सकता है बहुत कम में मिले सब लोगों को, इसलिए कोई अभी तुरंत बाय नहीं करेगा बोनस को। अभी देखो रिकॉर्ड डेट भी बहुत टाइम है, अभी तो 14 तारीख तक आप लेंगे तो भी आपको बोनस मिल सकता है। तो लोग सोचेंगे भाई अगर गिरेगा तो गिरने देते हैं, बाद में खरीदेंगे। तो ये चक्कर में अभी बोनस के कारण और एक बात बताता हूँ मैं, बोनस के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स और बढ़ जाएंगे। अभी कुछ तो भी 1.2 करोड़ शेयर्स है ओवरऑल, अभी और वो हो जाएंगे 2 करोड़। अब जो लोगों को बोनस मिलेगा वो क्या सोचेगा भाई कि चलो मैं कुछ ना कुछ बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जो लोग प्रॉफिट में अच्छा। और एक बात आपको बार बार बताइए मैंने, इस शेयर का रेट 5 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ एक ही साल में गया है। तो बहुत लोगों ने 80, 90, 100 रुपीज़ में लिया हुआ है। तो अब वो लोग पैनिक करके सबसे पहले वो लोग बेचेंगे, वो सोचेंगे भाई जितना मिल रहा है उतना अपन प्रॉफिट बुक करके इसमें से एक बार निकल जाते हैं, बाद में देखेंगे रिपोर्ट आने के बाद फिर से एंट्री करेंगे ऑडिट रिपोर्ट का रिजल्ट क्या आता है। तो वो लोग पैनिक करके सबसे पहले बेचेंगे, उसके कारण इसमें गिरावट होना शुरू हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो कल भी लास्ट डील हुई, 19 लाख के शेयर्स बाय किए गए मंडे को। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मतलब इसमें लोगों ने विश्वास कर कर ही पैसा लगाया है। और इतना बड़ा लास्ट डील करने वाला जो जिन लोगों ने कल लिया होगा उन्होंने पॉजिटिव बात समझ कर ही लिया होगा, ऐसा नहीं है कि उनको कोई नेगेटिव लगा होगा। बिकॉज देखिए किसी को पता नहीं होता है, ये अंदर की बात है। सेबी का लेटर आया हुआ है, ये किसी को भी पता नहीं था। अब इसके बाद में इसका जो इम्प्लीकेशंस है वो अभी कल देखने को मिलेगा मार्केट में क्या होगा। आपको भी कमेंट करके बताना है कि इससे नेक्स्ट टारगेट क्या होगा शेयर में। और आपको जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है वो सफिशिएंट है कि आपको उसमें जो मैंने कहा है उसके बारे में आपको कौन से डाउट सही लग रहे हैं और कौन से डाउट गलत लग रहे हैं वो ज़रूर बताना आप लोग। अब ये भी सवाल आएंगे कि मैनेजमेंट ने अपना स्टेक क्यों नहीं बढ़ाया, जबकि सितंबर में इसका रेट था 30-35 रुपीज़, 40 रुपीज़ रेट था अगस्त सितंबर में। जब भी मैनेजमेंट में ने इसमें अपना या सितंबर अक्टूबर में रेट कम था तो मैनेजमेंट ने जब बाय क्यों नहीं किया, अपना स्टेक क्यों नहीं बढ़ाया। तो इनके मन में ये डर था क्या कि सेबी के रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आएगी तो बाद में हम लोग अगर बाय करेंगे अभी तो प्रॉब्लम आएगा। ऐसे काफ़ी सवाल इन्वेस्टर्स के मन में आ सकते हैं। देखिए एक डाउट आता है तो 10 डाउट उसमें से निकल कर आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ने हो सकता है कुछ गलत नहीं किया होगा, उन्होंने वो कंट्री के लॉ को फॉलो करके ऑडिट कराया होगा। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रॉड ही हुआ होगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के लॉ के हिसाब से वो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अगर खामियां निकाली गई, लैकुनाज निकाले गए तो फ्रेंड से प्रॉब्लम का एक भी अगर उन्होंने कुछ ऑडिट में निकाला पॉइंट कि भाई आपने ये असेट को गलत पकड़ा है, ये वैल्यूएशन गलत हुआ है या आपने ये चीज़ गलत पकड़ी है, कुछ भी अगर एक भी पॉइंट आउट किया ऑडिट में, वो क्लीन चिट नहीं दी ब्राइटकॉम ग्रुप को, तो भले ही छोटी सी मिस्टेक होगी पर वो बड़ा ब्लंडर हो सकता है मैनेजमेंट के लिए। बट वी ऑल होप एंड कि भाई इसमें ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलत निकल कर ना आए, ऐसे हम लोग विश करते हैं। बिकॉज पैसा लगा हुआ है, सब इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा लगा हुआ है और ज़्यादातर लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में बाय किया हुआ है, तो वो लोग काफ़ी टेंशन में होंगे। पर फ्रेंड्स अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा होगा मार्केट में एक शेयर गिरेगा तो अभी आप बेचकर फिर से लो रेट में बाय कर सकते हैं। लॉस कम करना आपके हाथ में है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग लॉस में ऑलरेडी, हम लोग सब लॉस में हैं। उसमें अगर हम लोग और अगर वेट करेंगे तो अगर ये 50-60 रुपीज़ चला गया तो लॉस बढ़ते जाएगा। तो अभी एक बार बेचकर जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आता है जब तक हमें वेट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। या अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, हो सकता है क्लीन चिट आ जाए तो फिर से शेयर भागना शुरू करेगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप ज़रूर वेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे तो। अगर आपको डर लग रहा होगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी ये आपके हाथ में, डिसीजन आपको लेना है। डर लग रहा है तो एम ऑर्डर लगा कर बेच दीजिए, बेचते रहिए। और अगर आपको डर नहीं लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ऐसा कुछ गलत निकल कर नहीं आएगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और मतलब फिर से अगर रिपोर्ट क्लीन आ गया तो ऊपर जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि अभी बेच दीजिए और नीचे में बाय कीजिए। ये 3 ऑप्शन आपके सामने है, डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है। मैंने आपको सब फैक्ट्स जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आए मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, और अभी डिसीजन आपको लेना है और कमेंट करके बताना है कि आप डिसीजन क्या लेने वाले हैं।
सो आई होप, सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो गया, पर ये सब एक्सप्लेन करना ज़रूरी था सब पॉइंट. सो आई होप यू विल टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली विथ योर कॉन्शियस माइंड कि आपको रखना है, बेचना है कि बेच कर फिर से लेना है. दैट इज़ अप टू यू. आई टोल्ड यू ऑल द साइड्स ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप ये जो सेबी का हुआ है. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कि ये रिपोर्ट क्लीन निकल कर आए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.